वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 है ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी। इसके अंदर हम देखेंगे हमारा जो बिहेवियर है वो किन कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस होता है और उसको असेस करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, सिस्टम्स हैं। सबसे पहले वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड द इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। मतलब वेरिएबिलिटी एक नेचर का ऐसा फैक्ट है जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं बन सकता, क्योंकि हर कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में और ऐसी एंडलेस वेरिएशंस में डिफर करते हैं। जैसे कि कोई सबमिसिव है, कोई क्रिएटिव है, कोई डल है, कोई इंटेलिजेंट है। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, वेट एक्सेट्रा। और ये एक एंडलेस लिस्ट फॉर्म हो सकती है। डिफरेंट ट्रेट्स कैन एग्जिस्ट वेरिंग डिग्रीज इन एन इंडिविजुअल। मतलब हर किसी में उनका जो ट्रेट है वो भी एक डिफरेंट डिग्रीज में है। लाइक कोई ज़्यादा गुस्सा होता है, किसी को कम गुस्सा आता है, कोई बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, कोई बहुत जल्दी बुरा नहीं मानता है। ये सब हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के अंदर आते हैं। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन है डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर पैटर्न्स। लोगों के बिहेवियर में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिस्टिंक्टिवनेस है जो उन्हें औरों से यूनिक बनाता है, और क्या वेरिएशंस है, यानी किन डिग्री में वो फॉर्म कर रहा है। फिर है सिचुएशनिज्म। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है सिचुएशनिज्म और एक है सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव। सिचुएशनिज्म सिंपली ये कहता है कि हमारा बिहेवियर हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा बॉस अगर हम पे गुस्सा करेगा तो हम उसके लिए उस पर चिल्लाएंगे नहीं, जबकि हमारी कैपेबिलिटी है। तो हमारा जितना भी बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया वो सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस हो गया। और सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है दैट ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन दोनों में डिफरेंस है, हालांकि ये सेम सेम दिख रही हैं। फिर है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हमारे अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें कैसे असेस करें। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सबसे पहली चीज है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व इन वेरी सिंपल फिनोमेना लाइक इन टाइम टेकन टू रिएक्ट टू स्टिमुलस। हम जो भी टाइम लेते हैं किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करने में, अगर हम सडनली कुछ देखते हैं तो उसके लिए उसका जो रिएक्शन फॉर्म होता है, उसमें जो रिएक्शन टाइम लगता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब सिंपल सी असेसमेंट की डेफिनेशन है assessment refers to measurement of psychological attributes of individual and their evaluation using multiple methods in terms of standard of comparison। मतलब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करना, एनालाइज करना और उनको इवेलुएट करना। फिर यूजिंग द मल्टीपल मेथड्स, मतलब बहुत सारे मेथड्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडीज एक्सेट्रा। और उसमें भी कंपैरिजन करना। फिर है दो तरीके के हमारे असेसमेंट होते हैं, एक होता है फॉर्मल असेसमेंट, एक होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। जो फॉर्मल असेसमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, कोई भी इसे वेस्ट नहीं बोलेगा अगर वो इंडिया में है, अगर बोलता है तो दैट इज। और दूसरा ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करा जाता है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में बनाया जाता है। हाउएवर जो इनफॉर्मल होता है वो डिफर करता है केस टू केस, और साइकोलॉजिस्ट टू साइकोलॉजिस्ट या एसेसर टू एसेसर वो डिफर करता है। फिर है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इट इट इज यूज्ड It is a systematic testing procedure to evaluate abilities, behavior, personal qualities of individual। मतलब सेम ही डेफिनेशन है, बस हमको ये वर्डिंग्स में याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर यूज हो रहा है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ एबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर है हमारे बहुत तरीके के डोमेन्स। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कोई लीनियर नहीं है, मतलब ये यूनिडायमेंशनल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। मतलब एक चीज़ को हम बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम
पेपर पे एक डॉट बनाते हैं तो ये वो एक मेरा डॉट ही होता है, लेकिन अगर हम बहुत सारी डॉट बनाते चले जाएंगे तो इट विल फॉर्म अ लाइन, या फिर हम बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत डायमेंशंस में जाता है। हम्म, और बहुत डायमेंशंस को मेजर करता है, जैसे कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एक्सेट्रा। अब हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स है जो हम पढ़ेंगे जिसपे हम लोगों को जज करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। पहला है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। मतलब लोगों को समझना, रैशनली उनके बारे में सोचना, और जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में चीज़ें अवेलेबल हैं उनको टाइम आने पे अच्छे से यूटिलाइज करना। इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जो बुक में डेफिनेशन दे रखी है। और दूसरे पॉइंट इसमें है, इट प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर ऑफ पर्सन्स जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग। मतलब इसमें हम स्कूल से मिला हुआ इंटेलिजेंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। हाउ एवर जो आगे हम सैस पढ़ेंगे, कैस, CAS, और जिसका नाम है कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, जो कि हमें बताएगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग। मतलब वहाँ पे स्कूलिंग का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस को मेजर करने में एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग भी इन्वॉल्व है। और ये बेसिकली कब यूज होता है? जनरली स्टूडेंट्स हैविंग लो इंटेलिजेंस आर नॉट लाइकली टू डू वेल इन स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशंस। फिर है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू प्रिडिक्ट व्हाट एन इंडिविजुअल बी एबल टू डू इफ गिवन प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग। सपोज कोई इंडिविजुअल है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी लो जाएगा। हाउएवर अगर उसमें कैपेबिलिटीज हैं और उसको एनवायरनमेंट भी दिया जा रहा है तो उसका ग्रेजुअली और जनरली ही सब में ही उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अ पर्सन विद हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैन प्रॉफिट फ्रॉम appropriate training and can do well as an engineer। अब इसको हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट क्या है? एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर। मतलब एक एक्टिविटी में इंडल्ज होने के बाद तुम दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहे हो विदाउट एनी पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, उसे कहते हैं इंटरेस्ट, जो तुम अपने खुद की विलिंग से कर रहे हो। असेसमेंट ऑफ interest of student may help to decide what a subject or course they want to pursue comfortably in future। अब अभी तक हमने 3 पढ़े। इंटेलिजेंस हमें बताता है, ये ग्लोबल कॉम्पिटेंस होता है, जो बताता है कि हाँ एबिलिटी हमारे को जो स्कूल से मिल रही है उससे भी क्या हमको प्रॉफिट मिल रहा है। और एप्टीट्यूड हमें बताता है कि अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स दी गई तो उसका परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी जाएगी। हाउएवर इंटेलिजेंस इंटरेस्ट टेल्स अस कि आगे हम कौन सा कोर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। फिर है पर्सनालिटी। ये बहुत यूनिक होता है, डिस्टिंक्ट होता है। a person that characteristics of a person that makes him or her distinct from other, यूनिक बनाता है। अब इसके अंदर हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मे बी डोमिनेंट हो सकते हैं, वो सबमिसिव हो सकते हैं। कुछ लोग आउट गोइंग होते हैं, कुछ लोग विदड्रॉन होते हैं, कुछ मूडी होते हैं, कोई इमोशनली स्टेबल होते हैं। तो इसके बारे में यही बात करिए। फिर है वैल्यूज। वैल्यूज हमारी लाइफ के कुछ आइडल मोड ऑफ बिहेवियर होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन फॉलो करता है। किसी का वैल्यू, अगर कोई नोटोरियस पर्सन है जो, तो उसके वैल्यूज भी उस हिसाब से सेट हो जाएंगे। वो सभी को, अपने आप को लेके औरों को भी उसी क्राइटेरियाज या उसी स्टैंडर्ड्स पे जज करने लगेगा। फिर दे रखा है ट्राई टू इन वैल्यू असेसमेंट वी ट्राई टू डिटरमाइन द डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ अ पर्सन। डोमिनेंट वैल्यूज को लाइक पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक। फिर हम किस मेथड्स, क्या ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम एसेस करते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं पिस्को से। पी से है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये है ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, पहले से बना होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जिसका सब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकता।
उम, अगर हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करे तो हम उसका सब्जेक्टिव आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन अगर हम एमसीक्यू से दिया जाए तो कोई भी अपने सब्जेक्टिव फीलिंग्स को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जैसे एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग असेस्ड। फिर है ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, जितने भी हमने अभी तक एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं उन सबको साइकोलॉजिकल टेस्ट एसेस करने में सक्षम है। These tests are widely used for the purpose of clinical diagnosis, guidance, personal selection, placement, trainings. Besides objective tests, psychologists have also developed certain projective tests, especially for assessment of personality. पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, और पर्सनालिटी के लिए हमारा यूज होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, और इंटेलिजेंस के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि डायग्नोसिस, गाइडेंस, ये सब याद करना पड़ेगा। फिर है इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत ईजी है। इट इज़ 1-to-1 सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑन 1-to-1 बेसिस। मतलब आमने सामने। अब ये डिफर करता है, जैसे 1-to-ग्रुप, 1-to-मैनी, मैनी-to-1, मैनी-to-मैनी, 1-to-1, ऐसे होता है ये सारा इन्वॉल्व। तो ये डोर टू डोर भी हो सकता है, जैसे सेल्स पर्सन आ जाते हैं, ये ईजी है। फिर है केस स्टडी। केस स्टडी है इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ साइको सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे थोड़ा वर्ड्स का हो गया, लेकिन हाँ, अगर हम केस स्टडी को याद करें तो ये किसी भी इंडिविजुअल की इन डेप्थ स्टडी करना, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, उसकी साइको सोशल साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ हर साइको सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब किसी के भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो हम ये अपने ऊपर एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज, पर्सनालिटी, हाँ, ये सब थे, इनको एसेस करना। और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल रह रहा है, ये क्या करता है। दिस एनालिसिस ऑफ लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल कैन ऑल्सो हाईली इल्यूमिनेटिंग फॉर दोज हु विलिंग टू लर्न फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब अगर हम किसी के इन केस स्टडी से होता है कि अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी हमें कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगी तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम भी वो चीज़ों को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई कुख्यात यानी नोटोरियस चीज़ हो रही है, उसे भी हम वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है। फिर केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स, यही सब। फिर ऑब्जर्वेशन होता है सिस्टमैटिक organized objective procedures to record behavior phenomenon occurring naturally in real time। रियल टाइम में ऑब्जर्व करना, अब ये डिफर करता है, 2-3 तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो 11th में पढ़ा था। जहाँ पे कंट्रोलर के पास, यानी जो ऑब्जर्वर है वो थोड़ा सा कंट्रोल रख रहा है एनवायरनमेंट में, या फिर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर रहा, जो हमारा सब्जेक्ट है यानी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको इस बात का पता है या नहीं। फिर है सेल्फ रिपोर्ट मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ ऑन द ओपिनियन और बिलीव्स ही होल्ड। मतलब किसी से खुद ही पूछना कि तुमको खुद से राय लेना, या फिर खुद से पूछना कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या विचार है, इसे कहते हैं। किसी की पर्सनल डायरी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम बात करें कि इंटेलिजेंस की 4 डेफिनेशन हमें इसमें दे रखी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो है कि इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर। कैसे एक दूसरे से इंडिविजुअल्स डिफर करते हैं। बेकार है, हाँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मेरे को एक मूवी का सीन याद आ गया, पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये इंटेलिजेंस का दिया था, द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। प्लुक को हम याद कर सकते हैं, PLUK, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, ये होता है इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। फिर है एल्फ्रेड बिनेट आ गया। अब एल्फ्रेड बिनेट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इसमें हम बहुत बार पढ़ेंगे भी। हम साइकोलॉजिस्ट को हैंड टू हैंड याद करते चलेंगे और
रिकॉल भी करते चलेंगे। जैसे ये पहले साइकोलॉजिस्ट है जो हमारे आए, वो है एल्फ्रेड बिनेट, और इन्होंने पहली बार काम किया था इंटेलिजेंस के ऊपर। इन्होंने बोला था एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। मतलब जब तुम किसी चीज को जज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो और रीजन कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों है, उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। फिर वेस्लर वेस्लर आए और इन्होंने हमारा फंक्शनैलिटी के बेसिस पे इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस दी। इन्होंने बोला, और इन्होंने बहुत वाइडली यूज किया इसको। He defined intelligence as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and to deal effectively with his or her environment. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, global cognitive competence of an individual, और क्या था, global capacity to understand the world, think rationally, and use the available resources effectively. It is provide a global measure of person's general cognitive competence, including ability to profit from the school. अब वेस्लर का हो गया, इनकी भी सेम डेफिनेशन थी। फिर आए गार्डनर और स्टेनबर्ग, इन्होंने आगे थ्योरीज भी दी हैं जो हम पढ़ेंगे। गार्डनर और स्टेनबर्ग ने बोला दैट जो इंडिविजुअल लोग होते हैं ना, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो ना ही चीज़ों को अडाप्ट करते हैं बट उन्हें मॉडिफाई और शेप करते हैं। मतलब चीज़ों को अडाप्ट करना जो नॉर्मल इंसान करता है, जो एक जानवर भी करता है, लेकिन उनको शेप करना, मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू योर ओन नेसेसिटीज और विल, उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। अब हमारी दो तरीके की थ्योरीज आती हैं, टाइप्स ऑफ थ्योरी। एक होता है साइकोमेट्रिक अप्रोच, थ्योरीज नहीं अप्रोच, और अप्रोच के अंडर लिस्ट होगी थ्योरीज। दो तरह की हमारी अप्रोच होती है, एक होती है साइकोमेट्रिक अप्रोच, एक होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है कंसिडर इंटेलिजेंस एज एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। जब सारी एबिलिटीज का हम एग्रीगेट कर लेते हैं, तब बोलते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच। It expresses individual's performance in terms of single index of cognitive abilities. ये important है। ये जो वो एग्रीगेट करता है, तो इसमें आ जाता है सिंगल इंडेक्स में सभी कॉग्निटिव एबिलिटीज को रख लेता है। फिर है इंफॉर्मेशन अप्रोचिंग, और ये जो हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच है, ये स्ट्रक्चरल इन नेचर होती है। वो आगे आएगा एक पॉइंट। जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, इट डिस्क्राइब्स पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब कोई इंटेलिजेंट पर्सन इन सब एबिलिटीज का यूज करता है रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तब हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। हाउएवर जब हम बोलते हैं एग्रीगेट है किसी एबिलिटीज का, एग्रीगेट है एबिलिटीज का, या सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज है, तब हम उसे बोलेंगे साइकोमेट्रिक अप्रोच। हाउ एन इंडिविजुअल पर्सन एक्ट्स, कैसे एक पर्सन जो इंटेलिजेंट है वो एक्ट करता है, जस्ट लाइक अपोजिट टू यू। फिर है रेदर देन फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस और इट्स अंडरलाइंग डायमेंशंस। ये कोई भी डायमेंशन पे, कोई भी स्ट्रक्चर पे फंक्शन नहीं करता है, और कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। इजी। अब हमारी आ गई है थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी दी एल्फ्रेड बिनेट ने। ऊपर जो एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था वो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी थी, एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। फिर है एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट पहले साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया था इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। मतलब इन्होंने बोला कि हम एक कैसे लेस इंटेलिजेंट पर्सन को मोर इंटेलिजेंस पर्सन से डिफर कर सकते हैं, उनके बीच में क्या ऐसी डिफ्रेंशिएशन, उनके कैसे ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो उनको डिफर करते हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी। देयरफॉर conceptualize intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in individual's environment. उन्होंने बस सीधा सीधा ये बोल दिया हम कैसे लेस इंटेलिजेंट पर्सन को मोर इंटेलिजेंट पर्सन से डिफर कर सकते हैं, और ऐसी क्या मतलब इंटेलिजेंस में ओवरऑल एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होती है। इनकी थ्योरी को हमने वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोला।
अब दूसरी थ्योरी दी, टू फैक्टर थ्योरी दी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, और ये थी 1927 में। चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी 1927 में। इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया, जिसे हम बोलेंगे फैक्टर एनालिसिस। जहां पे भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं उस वहां पे फैक्टर एनालिसिस यूज होता है। फिर है, इन्होंने दो फैक्टर्स में कैटेगराइज किया, एक जी फैक्टर एक एस फैक्टर। जी फैक्टर जनरल फैक्टर स्पेसिफिक, और एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर्स। इन्होंने बोला मेंटल ऑपरेशंस आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस, मतलब कोई भी होगा उसके पास कुछ मेंटल ऑपरेशंस होते ही होते हैं। इन एडिशन टू जी फैक्टर ही सेड देयर आर स्पेसिफिक एबिलिटीज जनरली कॉल्ड एस फैक्टर्स। जैसे कोई एक्सीलेंट सिंगर है, हो सकता है कोई पढ़ाई में अच्छा ना हो पर गाना गाने में अच्छा हो, कोई एथलीट अच्छा हो, कोई साइंटिस्ट अच्छा हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स में जब हम एक्सेल कर जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं इट इज आर एस फैक्टर। फिर है लुइस थर्स्टोन था, उन्होंने दी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। मतलब अभी अगर हमने 3 थ्योरीज पढ़ी, ये तीनों ही बात कर रहे हैं मेंटल ऑपरेशंस पे। अब ये आए मेंटल एबिलिटीज पे। इन्होंने 7 प्राइमरी एबिलिटीज थी जो इंडिविजुअल में होती हैं, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल में। पहला वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी है इसमें, हाँ, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, सीक्वेंस वाइज करते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मतलब वर्ड्स, कॉन्सेप्ट, आइडियाज को तुम कैसे ग्रास्प कर रहे हो, उसके क्या मीनिंग्स तुम निकाल रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पीड एंड एक्यूरेसी। न्यूमेरिकल्स करने में क्या स्पीड है। स्पेशल रिलेशन, जब हम हमारे माइंड में ही कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं स्पेशल रिलेशंस। परपेचुअल स्पीड, अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जाए तुम कितनी देर में उसकी क्या क्या क्वालिटीज को नोट डाउन कर लोगे या फिर ऑब्जर्व कर सकते हो। वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग, जो जनरल रूल्स हैं उनके लिए प्रेजेंटेड फैक्ट्स निकालना, सिंपल। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, 5 तो याद हो गई। परपेचुअल स्पीड और स्पेशल रिलेशंस। फिर आए अर्थर जेनसन, सबसे पहले आए एल्फ्रेड बिनेट, फिर आए चार्ल्स स्पीयरमैन 1927 में, फिर आए लुइस थर्स्टोन, अब आ गया अर्थर जेनसन। इन्होंने दिया हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेवल। जो चार्ल्स स्पीयरमैन था उसने भी जी फैक्टर एस फैक्टर दिया था, ये 2 लेवल दे रहा है। पहला है एसोसिएटिव लर्निंग, दूसरा है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। एसोसिएटिव लर्निंग कहता है आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट, मतलब जितना हम इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट होगा, जैसे हमारी मेमोरी, हमारा रोट लर्निंग। लेकिन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कहता है हायर ऑर्डर स्किल्स एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। मतलब अगर हम याद कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आउटपुट भी उतना ही आ रहा है, उसका कुछ एडिशनल नहीं आ रहा है। काउंटिंग याद कर रहे हैं सीरियल वाइज तो वही चीज़ हो रही है। लेकिन जहाँ हम कोई फॉर्मूला करके उसको पूरा सॉल्व करते हैं, खुद से हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं हायर ऑर्डर स्किल्स, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस उसका नाम है, लेवल 2। फिर है जेपी गिल्डफोर्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इट क्लासिफाइज, जेपी गिल्डफोर्ड ने दिया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल विच क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स इन 3 डायमेंशंस: ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन है जो रिस्पोंडेंट करता है, जैसे कॉग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, जो जो हमने किया, सोचा, थिंक किया, कन्वर्जन, प्रोडक्शन, इवेल्युएट किया एट्रीब्यूट्स को, उसे हम कहेंगे ऑपरेशन। कंटेंट होता है रेफर टू द नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन, कैसी हमने मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन ली है, या तो हमने सुना या हमने देखा। सिमेंटिक था, सिमेंटिक मतलब विथ वर्ड्स विथ सम मीनिंग। और बिहेवियर होता है जो नॉर्मली जो हमारे बिहेवियर या नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। और प्रोडक्ट होता है पीपल रेफर टू फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय रिस्पोंडेंट। फॉर्म, किस फॉर्म में उसने उसे प्रोसेस किया। अब अगर तुमने कुछ देखा जो अच्छा है बुरा है, उसके बाद
जैसी वो इन्फॉर्मेशन थी उसे कैसे प्रोसेस किया उसे बोलेंगे प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के कुछ फीचर्स है, जैसे पहला, इसको हम सिस्टम, क्लासेस, रिलेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, implications ये सब बोल सकते हैं। Since this classification, Guildford in 1988 includes 6 into 5 into 6 categories. Therefore, this model has 180 cells. 1988 में गिल्डफोर्ड ने किया था क्लासिफिकेशन। इम्पोर्टेंट फिर है, ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट वन फैक्टर और एबिलिटी। हर सेल के पास एक ना एक फैक्टर या एबिलिटी, या तो कंटेंट या फिर कंटेंट, फिर क्या था, एक तो परफॉर्मेंस था, प्रोडक्ट था, ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स। अगर हम रिकॉल करें, सबसे पहले आए एल्फ्रेड बिनेट, नीचे करना, एल्फ्रेड बिनेट आए, उन्होंने दी यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी। उन्होंने बोला कि कैसे हम लेस इंटेलिजेंट को मोर इंटेलिजेंट से डिफर कर सकते हैं, और एवरीवन कंटेन अ सिमिलर सेट ऑफ या फिर वन सेट ऑफ एबिलिटीज विच आर सिमिलर टू ऑल। फिर आई 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी टू फैक्टर थ्योरी, उन्होंने दो फैक्टर दिए, जी फैक्टर और एस फैक्टर। फिर आई लुइस थर्स्टोन, उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल ऑपरेशन दिए। उन्होंने दिया एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल रिलेशंस और परपेचुअल स्पीड। फिर आए हमारा, कौन आए, जेपी गिल्डफोर्ड तो बाद में आए, देखते हैं, अर्थर जेंसन। अर्थर जेंसन ने हमारे बोला कि देयर आर 2 लेवल्स। इन्होंने दिया हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पहला था एसोसिएटिव लर्निंग, दूसरा था कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। पहले में इनपुट आउटपुट के इक्वल होगा, थोड़ा थोड़ा ही चेंज हो सकता है, या और दूसरे में कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में हायर स्केल ऑर्डर होता। फिर है गिल्डफोर्ड। गिल्डफोर्ड ने दी, क्या दिया था, भूल गई थ्योरी का नाम, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया था, ऑपरेशन, कंटेंट और ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। और 1988 में इन्होंने, गिल्डफोर्ड ने क्लासिफिकेशंस को किया था। फिर आई थ्योरी ऑफ मल्ट, और ये जितनी भी थ्योरीज थी ये साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आती है, जो हमने पढ़ा था कि सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। फिर है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या बोलती है, ये दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने, और इन्होंने बोला इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रादर इट डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये सिंगल एंटिटी नहीं है, और जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस होगी वो इंडिपेंडेंट होगी एक दूसरे पे। अगर एक एबिलिटी किसी पर है या फिर एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट किसी पे है, तो जरूरी नहीं दूसरा भी होगा उस पर। एक सेकेंड, सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम होने वाला है 8 मई से स्टार्ट, और उससे पहले आप सभी लोग जो वेट कर रहे हैं कि आखिरकार डेट शीट कब आएगी। सो डेट शीट, अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो इसे दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने, और ये कहता है कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रादर इट इज डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। मतलब अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है, और दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर कोई इंसान एक तरीके की इंटेलिजेंस को प्रोसेस कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं दूसरी टाइप को भी कर रहा हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी। फिर है, गार्डनर ऑल्सो पुट फोर्थ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इंटरैक्ट कहाँ गया, अच्छा, इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हमें दी, जहाँ पर लुइस थर्स्टोन ने 7 प्राइमरी एबिलिटीज दी थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। यहाँ पे इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी हैं, इसमें फ़र्क है। पहला है लिंग्विस्टिक मतलब द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज। इट इज़ द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स। मतलब एक
इंडिविजुअल की एबिलिटी, कैसे वो यूज़ करता है लैंग्वेज को और कैसे प्रोड्यूस करता है लैंग्वेज, कैसे वो वर्ड्स को यूज़ करता है, कितना फ्रीक्वेंटली बोलता है। और जो अच्छे होते हैं ना इन सब चीज़ों में, उन्हें बोलते हैं वर्ड स्मार्ट। दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड। वो समझ जाते हैं क्या यूफेमिज्म है, क्या किस चीज़ को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर आता है पोएट्स या फिर राइटर्स। फिर है लॉजिकल मैथमेटिकल। ये होती है एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मैनिपुलेट करना सिस्टम सिंबल्स को या सॉल्व करना मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, ये सब इंक्लूड होता है। और इसमें नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट्स होते हैं। फिर है स्पेशियल। स्पेशियल है ये वो स्पेशियल जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, जैसे कि हम अपने माइंड में जो पैटर्न्स या फिर विजुअल्स इमेजेस फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं स्पेशियल्स। और वर्ड्स इन माइंड, इसमें पायलट, सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, वो अपने माइंड में पहले विजुअलाइज करते हैं कि कैसे डेकोरेट करना है, कैसे फॉर्मेशन करनी है। फिर है म्यूजिकल। म्यूजिकल तो इजी है, जैसे कि जो लोग वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं वैसे ही जो लोग म्यूजिक को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करना तो गंदी बात है, पर म्यूजिक को करना अच्छी बात है। तो म्यूजिक को मैनिपुलेट करते हैं। पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे वो लोग जो हमने अभी उसमें पढ़े थे लिंग्विस्टिक में, वो वर्ड्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, ये साउंड्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। फिर है बॉडीली काइनेस्थेटिक, द एबिलिटी टू यूज होल और पोर्शन ऑफ बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। कैसे एक इंडिविजुअल फ्लेक्सिबली अपनी बॉडी को यूज करता है। दिस कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ होल बॉडी और पोर्शन। इट डिस्प्लेस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर आ जाते हैं एथलीट्स, डांसर, एक्टर, स्पोर्ट्समैन, जिम्नास्टिक, सर्जियंस। तो पहला हमने पढ़ा लिंग्विस्टिक, लॉजिकल रीजनिंग या न्यूमेरिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल। फिर आया म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, और एक और था स्पेशल, भूल जाते हैं। फिर है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होता है कि किसी और के एस्पेक्ट्स को समझना, किसी और के बिहेवियर को समझना, उसका मोटिव, इमोशंस, फीलिंग्स, वो कैसे बॉन्ड्स बना सकता है और उनका बिहेवियर, रिलेशनशिप वगैरह को कंपेयर करना। जिसके अंदर आते हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स। और जो अपने आप को समझते हैं, कुछ लोग इंटरपर्सनल में तो अच्छे होते हैं लेकिन इंट्रापर्सनल में, लाइक मी, द ability to understand of one's own feelings, motives and desires. This refers to knowledge of one's internal strength, limitations, and using that knowledge to effectively relate to others. और उससे रिलेट कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशंस को जान सकते हैं, अपनी इफेक्टिवनेस को जान सकते हैं। फिर है नेचुरलिस्टिक, ability to identify feature of natural world. This involves complete awareness of our relationship with natural world. हमें यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप बनाना होता है। इट इज़ यूजफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा और फोना एंड मेकिंग सटल डिस्क्रिमिनेशन इन नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें आ जाते हैं हंटर, फार्मर्स, टूरिस्ट, जूलॉजिस्ट, बोटानिस्ट, बर्ड वॉचर्स। फिर हमारी थ्योरी जो है वो है ट्रायआर्किक थ्योरी। इसके बाद हम एक रिवाइज करेंगे और पार्ट 2। फिर है ट्रायआर्किक थ्योरी, वो दी 1985 में, जो हमारी को गिल्डफोर्ड ने दी थी वो 1988 में दी थी। तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने बोला इन 1985 proposed a triarchic theory of intelligence. Stenberg views intelligence as the ability to adapt, to shape and to select environment to accomplish one's goal and those of societies and cultures. अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? ये तो याद करना ही पड़ेगा कि ट्रायआर्किक थ्योरी दी रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। स्टेनबर्ग ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब मैंने तो ऐसे ही किया कि स्टेम और ट्रायआर्किक से ट्री स्टेम एक साथ, तो फिर रॉबर्ट स्टेनबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी। फिर अब अगर हम देखें, इसने बोला था अबिलिटी टू अडेप्ट, टू शेप, टू सिलेक्ट एनवायरनमेंट। तो पहले तो हम सिलेक्ट करते हैं, फिर शेप करते हैं और फिर अडेप्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल
ऑपोजिट उसमें लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल होता है पहले वो सिलेक्ट करता है कि उसे यहाँ पे रहना है, फिर अडाप्ट करता है और फिर वो वहाँ पे फिर शेप करता है और फिर अडाप्ट करता है, फिर रहता है। तो इसका ऑपोजिट ले सकते हैं कि पहले लास्ट में अडाप्ट था तो पहले अडाप्ट डाल दिया, फिर टू शेप एंड टू सिलेक्ट द एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोस ऑफ सोसाइटी। फिर है इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, कॉम्पोनेंशियल, एक एक्सपेरियंशियल या एक्सपेरिमेंटल नहीं एक्सपेरियंशियल है, और फिर कॉन्टिनेंशियल, एक सेकेंड, कॉन्टेक्चुअल। तो सबसे पहला है, पहले कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं, और ये एनालिसिस करती है ऑफ द इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। जो लोग इसमें हाई होते हैं वो एनालिटिकली और क्रिटिकली सोचते हैं। फिर इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ट्रायर्किक थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स हैं, फिर कॉम्पोनेंशियल के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। उसके अंदर आ जाता है पहला नॉलेज एक्विजिशन, which is responsible for learning and acquisition of ways of doing things, कैसे हम लर्न करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। फिर दूसरा है मेटा हायर ऑर्डर कंपोनेंट, कैसे हम सोचते हैं। और थर्ड है परफॉर्मेंस। मैं पहले इसमें कंफ्यूज हो गई थी, जो ऊपर गिल्डफोर्ड की थ्योरी थी उसमें। तो वहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे परफॉर्मेंस है। फिर है परफॉर्मेंस की एक्चुअली इंप्लीमेंट करना। फिर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, इसे हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हैं टू सॉल्व द नोवल प्रॉब्लम्स, अपनी नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पास्ट से एक्सपीरियंस लेना, कुछ रूल्स डिराइव करना। और पर्सन्स हाई ऑन दिस एस्पेक्ट्स डिफरेंट मेक न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशंस। लोग जो इसमें हाई होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को और डिस्कवरीज एक्सेट्रा करते हैं। फिर है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, और इसमें एबिलिटी टू डील विद द इन्वायरमेंटल डिमांड्स इनकाउंटर्ड ऑन डेली बेसिस, जो डेली बेसिस पे हमारे साथ हो रहा है उसको डील करने के लिए हम यूज करते हैं। हम उसे बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस या फिर बिजनेस सेंस। पीपल हाई ऑन दिस एस्पेक्ट easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one, or modify the environment to fit their needs. Sternberg's triarchic theory of intelligence represent the information, ये मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। फिर एक पास मॉडल आ जाता है। पास मॉडल दिया था 1994 में जेपी दास, जैक नागलाइरी, मतलब मैं ऐसे ही बोलती हूँ प्रोनाउंसिएशन, और किरबाय। According to this model, intellectual activity involve interdependent functioning of 3 neurological system। पहले हम जितना भी पढ़ के आए वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग थी, ये पहली ऐसी फंक्शनिंग है जो इंटरडिपेंडेंट है। कॉल्ड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पास पहला अराउजल अटेंशन। अराउजल होता है जब भी हम कोई हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है, कोई चीज होती है, तो हमारा सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, केंद्रित हो जाता है, हमारा बिहेवियर भी उस पे ही उससे इन्फ्लुएंस होने लगता है। जैसे एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल फोकसेस आर अटेंशन टू रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। अगर अच्छे लेवल पे किसी चीज़ का अराउजल है जो कि प्रोडक्टिव है, पॉजिटिव है, तो वो हमारा अटेंशन उसकी तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव होता जाता है तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अगर हमारी टीचर ने हमको बोला कि हमारा टेस्ट है 5 दिन बाद, तो हम अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम करेंगे एक रात पहले से पढ़ाई, तो तब हमारा अराउजल, हमारा टेंशन पूरा होगा उस टाइम। तो उसको हम बोलते हैं, उस अटेंशन को बोलते हैं जब स्पेसिफिकली फिर हमारे आसपास कुछ भी हो रहा होगा, हम उसे इतना फोकस नहीं देंगे और कहेंगे कि कल के बाद देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अराउजल या अटेंशन। फिर है सिस्टमैटिक नहीं, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव में डिफरेंस होता है कि सक्सेसिव इस, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया 1 2 3 4 5 6 1 2 10 याद करके आ जाओ। छोटे बच्चों को बोलते हैं 5 के बाद क्या आता है, तो उन्हें रिकॉल करना होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है कि यही चीज आएगी। लेकिन जो बार बार बोल रही हूँ, साइमल्टेनियस होती है, वहां पे अलग आउटपुट्स निकालने पड़ते हैं। जैसे कि when you perceive the relation among various concepts and integrate them together into meaningful pattern for comprehension,
उसको हम कहते हैं जब हम बहुत चीज़ों का सोचते हैं, देखते हैं, उनसे सीखते हैं और उसको एक ही कॉन्सेप्ट में लाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम साइमल्टेनियस इंटेलिजेंस। इसको हम इसका नाम दिया RSPM भी बोलते हैं, रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, या RPM भी बोल सकते हैं। 6 ऑप्शंस। अब इसके अंदर क्या होता है, RSPM के अंदर अ टेस्ट इज प्रेजेंटेड फ्रॉम विच अ पार्ट हैज बीन रिमूव्ड। कोई पार्ट रिमूव कर देते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज वन ऑफ 6 ऑप्शंस दैट बेस्ट कंप्लीट्स द डिसाइड। मतलब जैसे अगर अभी दिखाऊंगी बाद में। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हेल्प्स इन ग्रास्पिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना। और सक्सेसिव होता है। मेरी क्लास है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रही हूँ। फिर है प्लानिंग। प्लानिंग होता है द एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस आफ्टर इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड एंड प्रोसेस्ड। हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या सोचते हैं, यही सब आता है। और पास मॉडल जो है, ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस डेवलप्ड ईदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। ये फॉर्मली भी हो सकता है, ये इनफॉर्मली भी हो सकता है। इसके खुद के कुछ फीचर्स होते हैं। और नागलाइरी और JP दास ने मिलके सैस बनाया, मतलब किरबाइनी नहीं बनाया, सैस बनाया। इसे कैस भी बोलते हैं, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है। इसके अंदर बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस देखे जाते हैं और इट इज प्रीअज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग। पहले हमने इंटेलिजेंस में पढ़ा था एबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग, पर ऐसा इसमें नहीं है। ये 5 से 18 साल के बच्चों के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज्ड